हम्म। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इससे पहले डीसी सोर्सेज में हमारे पास डीसी सर्किट्स में जो हमारा सोर्स होता था, आ, वो सोर्स अपने एंड्स के अक्रॉस हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रखता था। ठीक है, तो ऐसे वोल्टेज सोर्स को अगर तुम प्लॉट करते अगेंस्ट टाइम, तो ग्राफ कुछ, ठीक है, ये वोल्टेज है, टाइम है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता। ठीक है, आइडियल बैटरी के लिए हम बोलते हैं कि ये बैटरी अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज मेंटेन रखती है, ठीक है, पूरे टाइम। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, तो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमेशा 12 वोल्ट अपीयर होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बैटरी थी वो क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज अपने टर्मिनल्स के अक्रॉस मेंटेन करती थी, तो हम ऐसे डीसी सर्किट्स को जब सॉल्व करते थे, तो डीसी सर्किट्स को सॉल्व करते टाइम में ये कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी के अक्रॉस है, तो हर एलिमेंट के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज आता था, हर एलिमेंट के अक्रॉस कांस्टेंट करंट आता था। ठीक है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो केसीएल केवीएल प्रॉपर्ली अप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते थे। ठीक है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली इनिशियल टाइम और मतलब ट्रांजिएंट फेज को अगर हम इग्नोर कर दें, ठीक है, तो फिर डीसी सर्किट्स में हमेशा वोल्टेज और करंट फिक्स रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। ठीक है, मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिएंट फेज को इग्नोर कर दें अगर, सर्किट को जस्ट स्विच ऑन करने के बाद कुछ टाइम हो सकता है कि अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटिव एलिमेंट्स हो और इंडक्टिव एलिमेंट्स हो, तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक करंट और वोल्टेज हमारी सर्किट में बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, सेटल हो रहे हो। लेकिन स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद तो ये कंफर्म है कि डीसी सर्किट्स के अंदर किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज या करंट हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, लेकिन हमें आगे पता चलता है कि वोल्टेज सोर्स सिर्फ इसी एक टाइप के नहीं होते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स अभी तक हम लोग सिर्फ डीसी सोर्स से फेमिलियर है, और डीसी सोर्स का मतलब, डीसी बैटरी का मतलब है कि उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू फिक्स रहती है, टाइम के साथ वेरी नहीं करती, वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहे तो अपना वोल्टेज सोर्स किसी भी तरह का बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारा वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह का हो। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्वायर वेव पल्स। ठीक है, हो सकता है कि हमारा वोल्टेज सोर्स, हो सकता है हमारा वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरह का हो। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वोल्टेज सोर्स कुछ इस टाइप का हो। ठीक, इसको बोलते हैं सी सॉ वेपर्स। ठीक, इस तरह के वेपर्स बना सकते हैं। और इन सोर्सेस में वोल्टेज कैसे वैरी कर रहा है तुम देख सकते हो कि लेट अस से इसकी इसकी टाइम पीरियड टी है। ठीक है, तो आधे टाइम t/2 तक सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज +5 है, और फिर आधे टाइम तक नेक्स्ट t/2 टाइम तक वोल्टेज -5 वोल्ट है। ठीक है, तो पोलैरिटी रिवर्स होते जा रही है। ठीक, ऐसा ऐसा भी सोर्स हो सकता है। ये जो नेक्स्ट टाइप का सोर्स है, इसमें तुम देख सकते हो कि वोल्टेज की वैल्यू ऐसे लीनियरली इंक्रीज कर दी है, फिर एक इंस्टेंट पे इमीडिएटली वोल्टेज की वैल्यू जीरो, सॉरी, नेगेटिव हो जाती है, फिर वहां से लीनियरली इंक्रीज करती है, फिर नेगेटिव हो जाती है, लीनियरली इंक्रीज करती है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे टाइप्स के वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप्स के अगर वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारे सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है वो सिर्फ डीसी सोर्स नहीं हो सकता है, वो दूसरे टाइप का भी सोर्स हो सकता है। जैसे ये ट्रायंगुलर पल्स भी हो सकता है, ये स्क्वायर वेव पल्स भी हो सकता है। ठीक, या फिर ये ट्रायंगुलर पल्स ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, इसमें वोल्टेज की वैल्यू कैसे वैरी करिए, मैं थोड़ा रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस यहाँ पर यही बताना है कि हमारे सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू जरूरी नहीं है
ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन है कि अगर वैरिंग वोल्टेज सोर्स हमारे सर्किट में कनेक्ट किया जाता है तो हमारे सर्किट के एलिमेंट्स के अक्रॉस करंट और सर्किट के किसी भी नोड पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, किसी भी जनरल सोर्स के लिए हम अपने सर्किट में वोल्टेज करंट कैसे पता करेंगे, वोल्टेज करंट, या हम अपने सर्किट को किसी भी जनरल टाइप ऑफ सोर्स के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मोस्ट जनरल पॉसिबिलिटी तो यही होगी कि हमारे सर्किट में एलिमेंट्स भी हर तरह के हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे सर्किट में हर तरह के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है। ठीक है, और यहाँ पे सोर्स भी जो है ना वो अलग अलग टाइप का है। ठीक है, ये मान लो V1 सोर्स है, ठीक है, और इसमें मान लो ऐसे स्क्वायर वेव पर जा रहा है, और यहाँ पे मान लो हमने कोई दूसरा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, उसमें मान लो ऐसे ट्राइंगुलर या सीसॉ वेव पर जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे और एक सोर्स लगा दिया, यहाँ पे डीसी सोर्स, मान लो डीसी सोर्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो मोस्ट जनरल केस तो यही होगा कि सोर्स भी हर तरह के हैं और एलिमेंट्स भी हर तरह के हैं। इस सर्किट को सॉल्व करके पता लगाओ कि हर पॉइंट पर वोल्टेज करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से कम तुम अपने अपने कॉमन सेंस को यूज करके इतना तो कह ही सकते हो कि देखो डीसी सर्किट्स में तो जो हमारा सोर्स था ना वो तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स था। ठीक है, टाइम के साथ सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो स्टेडी स्टेट अटेन होने के बाद तो हम इतना श्योर होकर के कह सकते हैं कि अगर सिर्फ डीसी सोर्सेज है तो इतना श्योर होकर के कह सकते हैं कि उस सर्किट के हर एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी फिक्स ही होगी, टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आ गई उतनी ही रहेगी, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम अपने सर्किट में टाइम वैरिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, वो चाहे कैसा भी हो, स्क्वायर पल्स हो, ट्रायंगुलर पल्स हो, कैसा भी हो, अगर हम टाइम वैरिंग सोर्स अपने सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि ऐसे सर्किट के एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज या करंट की वैल्यू टाइम के साथ फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होगी और करंट की वैल्यू किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस टाइम के साथ चेंज होगी। कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? केसीएल केवीएल है, कोई नई थ्योरी, कोई नया रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हर सर्किट हम पहले अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि केसीएल और कुछ नहीं है, वो चार्जेस का कंजर्वेशन है। जब भी सर्किट के एलिमेंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, जब भी सर्किट फॉर्म होगी तो उस सर्किट के अंदर हर ब्रांच में करंट इसी तरह से सेटअप होगा कि चार्ज कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से सेटअप होगी कि कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंजर्वेटिव नेचर है वो वायलेट ना, मतलब ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल जीरो होगा। अब मैक्सवेल इक्वेशन के बाद सॉरी फैराडेज लॉ के बाद हम बोलेंगे कि ई डॉट डी एल की वैल्यू डी फाइव बाई डी टी की इक्वल होगी, इसी के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पर वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो केसीएल केवीएल हम अप्लाई करेंगे, सर्किट को अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि अभी अगर तुम किसी सर्किट को सॉल्व करते हो जिसमें कि टाइम वैरिंग वोल्टेज सोर्सेज है, तो वहां पे तुम्हें हर एक टाइम पे केसीएल केवीएल, हर एक टाइम इंस्टेंट पे केसीएल केवीएल अप्लाई करके उस टाइम इंस्टेंट का करंट वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग टाइम में करंट वोल्टेज की वैल्यू अलग होगी, तो जिस टाइम पे तुम्हें करंट वोल्टेज चाहिए तुम्हें उसी टाइम पे अपने सर्किट में केसीएल केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम बोलते हैं ऑब्वियसली इस तरह के सर्किट्स तुम्हें आगे, अगर तुम आगे आगे एडवांस कोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कोर्सेज परस्यू करते हो तो वहाँ पर तुम ऐसे सर्किट्स को सॉल्व भी करोगे। ये सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और वो सारी टेक्निक्स केसीएल केवीएल से ही हम फॉर्म करते हैं। लेकिन क्योंकि इन सारे सोर्सेज में से सबसे ज़्यादा या मोस्ट कॉमन सोर्स साइनसॉइडल सोर्स है और सारे पावर स्टेशंस में हम साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स ही जनरेट करते हैं, तो तुम्हारे कोर्स में साइनसॉइडल सोर्सेज को तुम्हारे कोर्स में साइनसॉइडल सोर्स अगर हमारे सर्किट में कनेक्टेड है
तो ऐसे सर्किट्स को कैसे सॉल्व करेंगे ये तुम्हारे कोर्स में है, और तुम्हें साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स के लिए सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, साइनसॉइडल सोर्स इतना पॉपुलर क्यों है? एक रीजन तो तुम्हें बता ही दिया है कि हर हाउस होल्ड सप्लाई में साइनसॉइडल सोर्स आता है, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है, दूसरा भी रीजन है। वो तुम्हें आगे चल के पता चलेगा कि अगर हम साइनसॉइडल सोर्स के लिए सर्किट को सॉल्व कर पाते हैं तो हम किसी भी वोल्टेज सोर्स के लिए अपने सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हर एक वोल्टेज सोर्स अगर वो पीरियोडिक है तो उसको सम ऑफ साइनसॉइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो तुम्हारे सामने स्क्वायर वेव पल्स दिख रहा है ना, इसको भी हम बहुत सारे साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्सेज को ऐड करके फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये फोरियर सीरीज कहलाती है। ये अभी का हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें आइडिया देने के लिए कि साइनसॉइडल सोर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे सोर्सेज जो कि पीरियोडिक ट्रायंगुलर वेव पल्स है, स्क्वायर वेव पल्स है, ठीक है, या किसी और शेप की पीरियोडिक वेव पल्स है, तो मान लो इस तरह का कोई वेव पल्स बना लो, ठीक है, हम सारे पीरियोडिक हम हर एक पीरियोडिक फंक्शन को सम ऑफ साइनसॉइड्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर साइनसॉइड्स के लिए तुम्हें सर्किट सॉल्व करना आता है तो तुम किसी भी तरह के सोर्स के लिए सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इन सर्किट्स के लिए सर्किट को, ऐसे वोल्टेज सोर्स के लिए सर्किट को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ऐसे वोल्टेज सोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा भी वोल्टेज सोर्स हो सकता है जिसके जिसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ लीनियरली राइज कर रही है, फॉल कर रही है, राइज कर रही है, फॉल कर रही है। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे भी सर्किट्स, ऐसे भी सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसे सोर्सेज की जरूरत पड़ती है। और बिल्कुल जनरल शेप का भी सोर्स एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट जितना भी टेली कम्युनिकेशन है, वहाँ पे जो भी सिग्नल्स, जैसे वॉइस सिग्नल है, इसको हमें ट्रांसमिट करना है, ठीक है, थ्रू एयर किसी और जगह पर ट्रांसमिट करना है, तो हम जो ये हमारा जो वॉइस सिग्नल है, पहले ये मैकेनिकल वेव की फॉर्म में होगा, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और इसको ट्रांसमिट करके दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे। तो हमारे वॉइस सिग्नल के करेस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो ऑब्वियसली वोल्टेज या करंट के फॉर्म में होगा। तो अब करंट की वैल्यू टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी? जैसे हमारा साउंड वेरी कर रहा है, तो वो बिल्कुल ही कुछ इस टाइप की इरेगुलर शेप की होगी। ठीक है, तो सोर्स कैसा भी हो सकता है हमारे सर्किट में। ठीक है, तो हर एक तरह के सोर्स के लिए हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्सेस के लिए अपने सर्किट को सॉल्व करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट तो मेरा यही था कि हमें अपने सर्किट्स को सॉल्व करना है फॉर एसी सोर्सेज ओनली, साइनसॉइडल सोर्सेज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, हमारे पास ये एसी सोर्स है, मतलब कोई भी सर्किट बना लेते हैं और यहाँ पे और भी टाइप के एलिमेंट्स लगा लेते हैं कि ये हमारा कोई सर्किट है, कोई जनरल सर्किट है, और इसके अक्रॉस हमारा एसी सोर्स है। ठीक, यहाँ पर मैं बता दूं कि डीसी सोर्सेज को हम इस तरह से, ठीक है, डिनोट करते हैं। ये जो लॉन्गर बार है ये पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज है। एसी सोर्स के लिए सिंबल हम अलग यूज करते हैं, और ऐसे सर्कल बना करके इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे साइनसॉइड का एक छोटा सा पल्स बना देते हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स कैसा होता है? तो एसी जनरेटर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर हम अपने कॉइल को, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं, ये डिस्कस किया है ना हमने। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने के बाद इसके एंड्स के अक्रॉस साइनसॉइडल वोल्टेज अपीयर होता है। वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तुम्हें अगर याद नहीं है तो पिछले लेक्चर्स को याद करो, वहाँ पे हम लोगों ने डिराइव किया था कि अगर अगर हम यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से इस कंडक्टिंग लूप को रोटेट कर रहे हैं, तो इस लूप के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में।
ऑल्टरनेटिंग साइनसॉइडल वोल्टेज जनरेट। इसका पीक क्या होगा वो तुम्हें याद है, वो NBA ओमेगा के इक्वल होगा। ठीक है, ये पीक वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेज होगी। और आगे वाला टर्म साइन ओमेगा टी। और जनरल केस में मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे कंडक्टिंग लूप का एरिया वेक्टर T इक्वल 0 पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो उस टाइम में, उस केस में तो जो साइनोसॉइडल वोल्टेज जनरेट होगा उसकी इनिशियल फेज 0 होगी। लेकिन किसी भी जनरल पोजीशन से अगर हम अपने कॉइल को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कुछ इस फॉर्म की होगी, और वो 100% प्योरली साइनसॉइडल होगी। ठीक है, साइनसॉइडल होने का मतलब है वोल्टेज की जो वैल्यू है वो साइन फंक्शन की तरह ऑसिलेट करेगी। इनिशियल फेज अगर नॉन जीरो है कुछ इस तरह की शेप होगी। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, पोलैरिटी किसी डायरेक्शन में रहेगी, और अगले हाफ साइकिल की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन पोलैरिटी के साथ वोल्टेज की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल साइनसॉइडली। ठीक है, जीरो से ऐसे इंक्रीज होते होते मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर डिक्रीज होते होते नेगेटिव में मिनिमम, फिर जीरो, और ये साइकिल कंटिन्यू होता रहेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू मतलब ऐसे वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हें यहाँ पर ये AC वोल्टेज सोर्स लगाया गया है तो तुम्हें समझना है कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू वो हमेशा फिक्स नहीं है कि वो वैल्यू साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रही है। अगर तुम्हें बोला गया ये वोल्टेज सोर्स ऐसा है जिसकी पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, ऑब्वियसली साइनसॉइडल पीक वैल्यू बताई जाएगी। पीक वैल्यू का मतलब एम्पलीट्यूड। तो अगर स्टार्टिंग में मान लो 0 वोल्ट है तो एक टाइम होगा जब इन दोनों के अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगी, शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, टाइम पास होगा तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ठीक है, A B, पॉइंट A B के रेस्पेक्ट में, ठीक है, राइज करे, इसका वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा जब इस पॉइंट का वोल्टेज +10 हो गया है। B को मान लो 0 पर मान लेते हैं, B को 0 अज्यूम करके एक टाइम ऐसा आएगा A का वोल्टेज 0 से बढ़ते बढ़ते +10 हो जाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज होते होते 10 के बाद फिर 9 होगी, 7, 8 होगी, 7 होगी, डिक्रीज होते होते 0। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर रुकेगी नहीं। इसके बाद क्या होगा पता है, ए के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हुई, फिर वापिस आकर के 0 हो गई, और उसके बाद ए का जो वोल्टेज है ना वो -10 हो जाएगा कुछ देर के बाद। वोल्टेज की वैल्यू -10 हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, और फिर -10 से डिक्रीज होते होते 0। ठीक है, मतलब ये जो नेगेटिव साइकिल में ना बी पॉइंट हायर पोटेंशियल पर हो जाए, ए पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर हो जाए। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज करेगी, ठीक, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, और इन दोनों एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज अगर, ठीक है, चेंज कर रहा है तो तुम समझ सकते हो कि सर्किट के हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू चेंज कर रही होगी, करंट की वैल्यू चेंज कर रही होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये तो क्लियर है कि इस सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस करंट और वोल्टेज टाइम वैरिंग फंक्शन है। ठीक है, तो तुम लोग गेस कर सकते हो, क्या लगता है तुम्हें, ऐसे साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करने के बाद, मैं कह रहा हूं कि हमारे सर्किट में और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, ठीक है, हमारी सर्किट में सिर्फ एक ही सोर्स है और वो है साइनसॉइडल सोर्स। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ऐसे सोर्स को कनेक्ट करने के बाद इस सर्किट के एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू तो टाइम के साथ चेंज करेगी। तो वोल्टेज करंट की वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी, टाइम का वोल्टेज और करंट की वैल्यू टाइम का कैसा फंक्शन होंगे साइनसॉइडल सोर्स कनेक्ट करने के बाद? क्या बोलते हो बताओ, कि तुम लोग भी कुछ रिस्पॉन्ड करो। अब ये तो क्लियर है ना, टाइम के साथ, क्योंकि ये ड्राइविंग वोल्टेज है, इसी की वजह से करंट हमारी सर्किट में या सर्किट में एनर्जी इसी सोर्स की वजह से आ रही है। अब इस सोर्स की के वोल्टेज की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है साइनसॉइड। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस बताओ, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू बताओ। करंट की वैल्यू टाइम हर टाइम पे सेम तो नहीं रहेगी, टाइम के साथ चेंज करेगी, लेकिन कैसे चेंज करेगी, क्या लगता है?
गेस करो। अरे ये तो तुम कॉमन सेंस से भी बोल सकते हो कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है एक साइकिल कंप्लीट करके सेम वैल्यू पर आएगा। ठीक है, जब वोल्टेज की वैल्यू, जब सोर्स वोल्टेज की वैल्यू सेम हो गई है तो बाकी एलिमेंट्स के अक्रॉस भी करेंट्स की वैल्यू वो अलग थोड़ी होंगी। मतलब करंट की वैल्यू भी ऑसिलेट करेगी जैसे वोल्टेज की वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। और इतना ही नहीं, हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा एग्जैक्टली उतनी फ्रीक्वेंसी से बाकी एलिमेंट्स के अक्रॉस भी करंट और वोल्टेज 100% ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तुम बिना किसी एक्स्ट्रा नॉलेज के, एक्स्ट्रा हिंट के, तुम खुद से लॉजिक से कह सकते हो कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस करंट वोल्टेज की वैल्यू, मान लो हमने सोर्स कनेक्ट किया 50 हर्ट्ज का, ठीक है, तो हम श्योर होकर ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस करंट वोल्टेज भी ना बिल्कुल इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है कि क्या इन एलिमेंट्स के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू है, वो भी क्या साइनसॉइडल होगी? तो इसके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स तुम्हें यूज करनी पड़ेगी और मैं कुछ टाइम में तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने प्रूव करूंगा कि अगर हम एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं, अगर हम कोई एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं अपने सर्किट में, तो उस सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस करंट और वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी का साइनोसॉइड होता है। अगर हमने साइनसॉइडल वोल्टेज कनेक्ट किया है अपने सर्किट में, तो उस सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस करंट की वैल्यू भी बिल्कुल साइनसॉइडली वैरी करेगी और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साइनसॉइडली वैरी करेगी। हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी बिल्कुल साइनसॉइडली वैरी करेगी और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ साइनसॉइडली वैरी करेगी। ठीक है, तुम गेस करके कह सकते थे, ठीक है, लॉजिक से कह सकते थे कि अगर सोर्स साइनसॉइडल फंक्शन है, सोर्स रिस्पॉन्सिबल है करंट ड्राइव करने के लिए, तो हर एलिमेंट में करंट की वैल्यू साइनसॉइडली ही वैरी करनी चाहिए थी और साथ साथ सेम फ्रीक्वेंसी से साइनसॉइडली वैरी करनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि करंट कितना होगा और वोल्टेज कितनी होगी, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि हमारे कोर्स में देखो एसी सर्किट्स भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और मैंने जो एग्जांपल लिया था जानबूझ करके, अगर तुमने नोटिस किया है, तो मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया था जिसमें एक ही सोर्स था, मतलब एक ही एसी सोर्स था। ठीक है, तो फिर से तुम्हारे आईक्यू का टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये सर्किट एलिमेंट्स हैं और लेटेस्ट से इस बार हम क्या करते हैं ना, अभी तो कोई सोर्स है ही नहीं, लेटेस्ट से सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी कनेक्ट कर दिया और भी बहुत सारे एसी सोर्स कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर सिर्फ एक एसी सोर्स है, इनको हटाओ, अगर सिर्फ एक एसी सोर्स है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैं इसकी पीक वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इनिशियल फेज नहीं लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जो साइनसॉइडल वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो 100% हर एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू साइनसॉइडल तो होगी और साइनसॉइडल के साथ सेम फ्रीक्वेंसी की साइनसॉइडल होगी। ठीक है, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आएगी वो 50 हर्ट्ज की साइनसॉइडल वैल्यू है। ठीक है, लाइकवाइज हर एक एलिमेंट के क्रॉस। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो इस सर्किट में एक एसी सोर्स नहीं है, दो एसी सोर्स है और दूसरे एसी सोर्स की वैल्यू लेटेस्ट से क्या होगी? मान लो ये 100 हर्ट्ज है। अब क्या लगता है तुम्हें, अब किसी एलिमेंट में जो करंट आएगा साइनसॉइडल होगा या नहीं, और साइनसॉइडल होगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सिर्फ ये लॉजिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसका तुम्हारी थ्योरी से भी कोई लेना देना नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग गेस करके क्या आंसर करते हो, बताओ क्या होगा। ठीक है, सब अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन पॉइंट।
क्या होगा बताओ? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब तुम्हें कैसे सोचना चाहिए था। तुम सोचते कि अगर मान लो सिर्फ एक सोर्स लगा हुआ है 50 हर्ट्ज वाला, तो ये 50 हर्ट्ज वाला सोर्स चाहता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की करंट हो। ठीक है, मतलब करंट भी साइनसॉइड होगी। और हमें इससे पहले की नॉलेज से पता है कि किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी के ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फेज होता है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज या करंट है तो वोल्टेज के लिए भी, अगर साइनसॉइडल वोल्टेज या करंट है तो वोल्टेज के लिए भी, ठीक है, पीक वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इनिशियल फेज क्या है। अगर ये तीनों चीजें पता चल जाए तो हमें वोल्टेज के बारे में सारी चीजें पता है। ठीक है, हर टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू पता है। ठीक है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। या फिर करंट है, अगर साइनसॉइडल करंट है, अंडरस्टूड है कि साइनसॉइडल है तो वो कुछ इस तरह की होगी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कि किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, इसी तरह से लिख सकते हैं। और उस साइनसॉइडल क्वांटिटी के लिए पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, फेज पता है, तो हर टाइम में वैल्यू, करंट की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू पता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 50, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा ना, 50 हर्ट्ज लिखने का मतलब क्या है पता है? वोल्टेज सोर्स कुछ इस टाइप का है। चलो मैं पूरी वैल्यू लिख देता हूँ। कोई टिपिकल वैल्यू मान लो इस तरह की, 100 साइन ओमेगा, या 50 हर्ट्ज है ना, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है 2 पाई × 50। ओमेगा की वैल्यू होगी 100 पाई, तो 100 पाई टी, बस। ठीक है, इनिशियल फेज 0 है। ठीक है, ये हमारा मान लो वोल्टेज सोर्स है, साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स है। तो कंफर्म है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू आएगी वो भी साइनसॉइडल होगी, उसकी कुछ पीक वैल्यू होगी, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उतनी होगी जितनी इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इनिशियल फेज भी कुछ होगा, वो हमें पता नहीं है कि 0 होगा या नहीं। ठीक है, वो तो हमें पता लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना श्योर है कि करंट की फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी की सोर्स वोल्टेज की है। इस सोर्स वोल्टेज की वजह से इस रेजिस्टर में इनफैक्ट हर एक एलिमेंट के अक्रॉस सेम फ्रीक्वेंसी का करंट फ्लो करेगा। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो ये करंट है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की करंट आएगी। और अगर हम सिर्फ 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो सेम एलिमेंट में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का करंट आएगा। ठीक है, और अगर ये दोनों सोर्सेस साथ में आ रहे हैं तो तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से गेस करके कह सकते हो कि पहले की वजह से करंट प्लस दूसरे की वजह से करंट होनी चाहिए। पहला वाला जो सोर्स है ना, वो करंट को 50 हर्ट्ज से ड्राइव करना चाहता है, करंट को 50 हर्ट्ज से ऑसिलेट करना चाहता है। और दूसरा वाला जो सोर्स है वो करंट को 100 हर्ट्ज से ऑसिलेट करना चाहता है। तो रिजल्टेंट मोशन या रिजल्टेंट वैल्यू करंट की क्या होगी? क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। तुमने इससे पहले अभी पढ़ा है कि ऐसे दो साइनसॉइड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ऐसे दो साइनसॉइड जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उनको अगर हम ऐड करते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी का ही साइनसॉइड आता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो रिजल्टेंट वैल्यू कभी भी साइनसॉइड नहीं होगी। तो अब जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू आएगी वो साइनसॉइडली नहीं वैरी करेगी, वो कुछ इस तरह से वैरी कर सकती है। वो साइनसॉइडल लेकिन नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर मान लो दोनों ही सोर्स 50 हर्ट्ज के हैं, अब क्या होगा? ये भी 50 हर्ट्ज का है, ये भी 50 हर्ट्ज का है। हाँ, अब जरूर हर एलिमेंट के अक्रॉस करंट की वैल्यू बिल्कुल साइनसॉइडल भी होगी, और उस साइनसॉइडल वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा एसी सर्किट है जिसमें कि एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेज हैं लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो भी हम श्योर होकर ये कह सकते हैं कि उस एसी सर्किट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज और करंट की वैल्यू सेम फ्रीक्वेंसी की साइनसॉइडल वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन लकीली हमारे केस में, ठीक है, हमें
सिर्फ ऐसे एसी सर्किट्स पढ़ने हैं जिसमें कि सिर्फ एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा है, एक साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स लगा है। ठीक, अगर एक से ज्यादा है तो वैसे सर्किट्स हमारे स्कोप में ही नहीं है, लेकिन तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, उनको भी तुम सॉल्व कर सकते हो कुछ टाइम के बाद। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि डीसी सर्किट में तो हमें कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिए गए थे। ठीक है, हमें तो क्यूब का मेश बना दिया गया था और जैसे भी सर्किट को मॉडिफाई किया जा सकता था किया गया था। ठीक है, लेकिन वो डीसी सर्किट था, हर एलिमेंट के पास करंट वोल्टेज की वैल्यू फिक्स थी। ठीक है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही थी, तो उनको हम आसानी से सॉल्व कर लेते थे। ठीक, वहां पे अलजेब्राइक इक्वेशंस बनते थे। ठीक है, लेकिन एसी सर्किट्स में फॉर्चुनेटली हमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें कि नंबर वन एक ही साइनसॉइडल वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा। ठीक है, और दूसरा कि हमारा जो एसी सोर्स होगा वो इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ऐसे सर्किट्स को तुम्हारे कोर्स में सॉल्व करने का को कहा ही नहीं गया है। ठीक है, मतलब तुम्हारे स्कोप में है ही नहीं। हालांकि तुम कर सकते हो, थोड़ी सी थ्योरी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो तुम ऐसे सर्किट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फॉर्चुनेटली तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ऐसे एसी सर्किट्स डिस्कस करने हैं जिसमें कि पहला तो सिर्फ एक एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और इस एसी सर्किट में जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है। सिर्फ इसी टाइप के एसी सर्किट्स हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बताया ही जाता है। तो नीट में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जेई में तो कर सकते हैं, वहां पे तो बताया जाता है। तो हम लोग कुछ एक दो ऐसे सर्किट्स भी सॉल्व करेंगे जिसमें कि पैरेलल में इन एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, लेकिन तुम लोग अश्योर्ड रहो कि जो एसी सर्किट्स तुम्हारे कोर्स में है उसमें सारे एलिमेंट सीरीज में लगने चाहिए। सिर्फ सीरीज सर्किट डिस्कस करना, मतलब अगर ऐसे ब्रांचिंग कर दी तो ये हमारे स्कोप में नहीं है। कर सकते हैं लेकिन ये हमारे स्कोप में नहीं। और सीरीज में सारे एलिमेंट सीरीज में है। ठीक है, और एक ही एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो अब सर्किट सॉल्विंग पे हम आएंगे। सर्किट सॉल्विंग वही केसीएल केवीएल अप्लाई करेंगे, सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एसी वाले टॉपिक में ना एक स्टार्टिंग में एक छोटा सा सब टॉपिक रहता है, और वो है किसी भी वोल्टेज सोर्स के लिए या करंट सोर्स के लिए। अभी तुमने देखा है कि टाइम वेरिंग वोल्टेज करंट सोर्स हो सकते हैं, और वो टाइम वेरिंग कैसे भी हो सकते हैं, साइनसॉइडल भी हो सकते हैं, और स्क्वायर वेव पल्स भी हो सकते हैं, ट्रायंगुलर वेव पल्स। हालांकि ऐसे सोर्सेज के लिए हमें सर्किट को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन किसी भी टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स के लिए किसी भी टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें कि वोल्टेज सोर्सेज गिवन होंगे, करंट सोर्सेज गिवन होंगे, और उनकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू पूछी जाएगी। अब ये आरएमएस और एवरेज वैल्यू की क्या ज़रूरत है, हम क्यों आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? उसका रीज़न यही है कि पहले वोल्टेज की वैल्यू हमेशा सेम रहती थी। तो वोल्टेज की वैल्यू पूछी जाती थी तो तुम बोलते थे 12 वोल्ट है, इतना बताने से काम चल जाता था। लेकिन अब वोल्टेज जो है ना वो साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से वोल्टेज इस तरह से साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रहा है। तो वोल्टेज के लिए तुम लोग हाउस होल्ड सर्किटरी में सप्लाई वगैरह देखते हो, तो उसमें ऐसे टाइम के फंक्शन के फॉर्म में वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू थोड़ी बताई जाती है। तो वो तो ज़्यादा मेहनत का काम है। हम आसानी से वोल्टेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम वोल्टेज की पीक वैल्यू बताते हैं। ठीक है, लेकिन पीक वैल्यू तो पीक वैल्यू होती है। और अच्छे से बताने के लिए कि वोल्टेज की मतलब इस टाइम वैरिंग वोल्टेज को अगर एक वैल्यू असाइन करनी हो, ठीक है, तो वो क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग
टाइम वैरिंग वोल्टेज या करंट वैल्यूज के लिए एवरेज वैल्यू बताते हैं, आरएमएस वैल्यू बताते हैं, ठीक है, और पीक वैल्यू की भी कभी यूज करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकली अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा रहता है तो हम हमेशा उस डेटा को सिंपल टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए उसके लिए यही टर्म्स या क्वांटिटीज यूज करते हैं। उसके लिए एवरेज वैल्यू बताते हैं, पीक वैल्यू बताते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल यानी मोस्ट प्रोबेबल तो पीक नहीं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताते हैं, है ना। तो ये सारी वैल्यूज देख करके हमें ओवरऑल सैंपल का पता चल जाता है। तो उसी तरह से अगर कोई टाइम वैरिंग वोल्टेज है, ठीक है, तो उसको कंपेयर करने के लिए कोई स्क्वायर वेव पल्स है, ट्रायंगुलर वेव पल्स है, कंपेयर करने के लिए हम उनकी एवरेज वैल्यूज बताते हैं या आरएमएस वैल्यूज बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हम किसी भी टाइम वैरिंग वोल्टेज सोर्स या टाइम वैरिंग करंट सोर्स की एवरेज वैल्यू कैसे बताएंगे और आरएमएस वैल्यू कैसे बताएंगे। पहले एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो इसको डिस्कस कर लेने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा टाइम देके डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं ब्रीफली तुम्हें बता देता हूँ कि किसी भी फंक्शन की किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती हैं, ठीक, जैसे डिस्क्रीट क्वांटिटीज हैं, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये एवरेज वैल्यू होती है, कि टोटल सारी वैल्यूज को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर ये जो वैल्यूज है ना, ये हमें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरह से फंक्शन के फॉर्म में, फिर हम किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू, जैसे y है, y की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रही है या x के साथ वेरी कर रही है, जनरल टर्म्स में बताते हैं कि y की वैल्यू हमेशा सेम नहीं है। अगर y की वैल्यू मान लो हमेशा सेम रहेगी तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एवरेज वैल्यू सेम वैल्यू हो जाएगी, है ना। वो यहाँ से भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही कंटिन्यूअस के लिए निकालते हैं, बस निकालने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो y की वैल्यू चेंज कर दिए कुछ इस तरह से, एवरेज वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय इंटरवल, इस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। मान लो ये t है, चलो टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये समझाना आसान होगा। तो यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, टाइम के साथ y की वैल्यू चेंज हो रही है, हमें पूछा गया है कि y की एवरेज वैल्यू बताओ। अगर y डिस्क्रीटली वैरी कर रहा होता तो हम देखते y की ये डिस्क्रीट वैल्यूज कितनी कितनी है और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते, यही करते हैं। लेकिन y की वैल्यू कंटिन्यूअसली वैरी कर रही है, ठीक है। तो उस केस में एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तुम सोचोगे ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करना, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, लेकिन उसका तरीका है, ठीक है। हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू का मतलब होता है, ठीक है, हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू का मतलब होता है अगर हम y को एक वैल्यू असाइन करते, ठीक है, अगर y को हमें एक वैल्यू असाइन करनी हो, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी होगी जिसकी वजह से फंक्शन का एरिया चेंज ना हो, ठीक है। एवरेज वैल्यू का मतलब इसके बीच में हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, ठीक है, कि y की वैल्यू फिक्स है और एरिया दोनों केसेस में सेम आ रहा, ठीक है। तो ये एरिया कैसे सेम आएगा, ये एवरेज वैल्यू हो गई, ये वैल्यू जो है ना, सॉरी, ये वैल्यू है एवरेज वैल्यू। तो तुम बताओ एवरेज वैल्यू कितनी होगी। पहले केस में एरिया कितना होगा, पहले केस में एरिया होगा इंटीग्रल y dt, कहाँ से कहाँ तक,
जहां तक हम एवरेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस इंटरवल में एवरेज वैल्यू फंक्शन की, इस पर्टिकुलर इंटरवल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी? तो एवरेज वैल्यू के लिए बोल रहे हैं कि एरिया निकालते हैं ऊपर वाले केस में, और एवरेज वैल्यू का मतलब वो एक वैल्यू जिसके लिए एरिया सेम हो जाए। तो ये वाला एरिया कितना होगा? वो होगा वाई एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड। ये तो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड उधर चला गया, ये हो गई एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये भी वैसा ही है जैसा पहले डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए हम निकालते थे, वहां पे सम का मतलब होता था एक्चुअल सम, यहाँ पे सम का मतलब एरिया, ठीक। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक। डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल करेंगे तो हमें एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन के लिए मिल जाए। ये एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन है किसी भी जनरल फंक्शन के लिए, सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं। हम किसी भी फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद एवरेजिंग से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स बताऊंगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तुम्हें पता है या नहीं मुझे मालूम नहीं है, तुम लोग बताना, ठीक है। पहला पॉइंट है कि सेम फंक्शन के लिए कैसे बताऊं? अच्छा, अभी की क्लास में काफी कुछ मैथ्स की चीजें यूज हो रही है, ठीक है। तो जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होंगे वो काफी कंफर्टेबल होंगे, और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स नहीं होंगे उनको थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ा वो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आ देंगे। लेकिन मैं तो अश्योर कर रहा हूँ कि ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि नॉन मैथ्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स वाले तो एवरेज ऐसे भी निकाल ही लेते हैं कि वो इंटीग्रेट करके किसी तरह से सॉल्व कर लेंगे ये सारे क्वेश्चन। लेकिन तुम्हें जो नॉन मैथ्स है उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो हमारे पास मान लो मैं कह रहा हूँ कि चलिए फंक्शन के टर्म्स में समझाने से पहले ऐसा कहता हूँ कि मान लो हमारे पास कोई दो अलग अलग सैंपल है, ठीक है। ये मान लो सैंपल ए है, ये सैंपल बी है। लेटेस्ट से ये ए और बी ना क्लासरूम्स है, ठीक है। दोनों में मान लो 50-50 स्टूडेंट्स हैं, और 50-50 स्टूडेंट्स हैं, और क्लासरूम ए में, ठीक है, मान लो हम एवरेज हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। ए की एवरेज हाइट हमने पता की है, तो ए की एवरेज हाइट आ गई है मान लो 6 फीट, और बी की एवरेज हाइट पता की है, वो आ गई है 4 फीट, ठीक है। मान लो ये रेसिस
सर वॉइस नहीं आ रही है। कितना पार्ट मिस हुआ है? अभी कितनी देर पहले डिस्कनेक्ट हुआ था? हाँ, तो मैं एवरेजिंग के लिए बता रहा था कि अगर हमें ग्राफ में भी फंक्शन कुछ इस टाइप का दिया गया है कि आधे पार्ट के लिए फंक्शन कुछ अलग नेचर का है, आधे पार्ट के लिए फंक्शन कुछ अलग नेचर का है। यहाँ पर तो मैंने ठीक है कांस्टेंट फंक्शन टाइप का ही ग्राफ लिया है, लेकिन तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे एक साइड मान लो ऐसे ट्रायंगुलर पल्स होगा, एक साइड मान लो एक्सपोनेंशियल पल्स होगा, या एक साइड साइनसॉइडल होगा। ठीक है, तो अगर हमारे फंक्शन में आधा पार्ट किसी अलग टाइप का फंक्शन है, आधा पार्ट अलग टाइप का फंक्शन है, तो इस पूरे पल्स के लिए मतलब पूरे इंटरवल के लिए अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम है, ये टाइम इंटरवल मान लो t/2 है और ये t है, अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम है तो टोटल एवरेज वैल्यू कितनी होगी पता है? पहले की एवरेज वैल्यू निकालो, दूसरे की एवरेज वैल्यू देखो और एवरेजेस का एवरेज ले लो, तो तुम्हें कंबाइंड फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू डायरेक्टली पता चल जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एवरेज वैल्यू अगर पूछी जाए तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, ये मान लो 10 है, ये मान लो 8 है, तो हम बोलेंगे एवरेज वैल्यू होगी 10 + 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक एवरेज वैल्यू 8 है, यहाँ से यहाँ तक एवरेज वैल्यू 10 है, तो कंबाइंड एवरेज वैल्यू 10 + 8/2। लेकिन ऐसा तब लिख सकते हैं जब दोनों का सैंपल साइज सेम है, दोनों t/2 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50-50 स्टूडेंट्स थे तब तो डायरेक्टली कर लिया, लेकिन अगर एक में 100 स्टूडेंट्स होते, एक में 50 होते, तो कंबाइंड एवरेज ऐसे थोड़ी निकालते हैं, वो वेटेज मीन से निकालते हैं। ठीक है, तो वो हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, उसको भी करेंगे। ठीक है, वैसे तो तुम्हें वेटेज मीन भी पता होना चाहिए, या वेटेज मीन यहीं पे समझा दूं, आगे बाद में क्या समझाना यहीं पे बता देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो दोनों सैंपल इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में क्या करते हैं ये भी पता होना चाहिए। मैं दोनों को ऐसे, ठीक है, अगर दोनों सैंपल सेम साइज का नहीं हुआ तो एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं पता है? वेटेज एवरेज लेते हैं। ये सब मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोगों ने इससे पहले 9th-10th में पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो पहला जो सैंपल है उसमें 50 स्टूडेंट्स नहीं है, 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, दूसरे में 50 स्टूडेंट्स है, तो अब क्या करेंगे पता है? अब कैसे एवरेज लेंगे? अब लिखेंगे 100 × 6 + 50 टाइम्स वेटेज एवरेज लेंगे, 4/100 + 50 150, ये एवरेज वैल्यू। ये कर लोगे? ये कंबाइंड एवरेज की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू ये 2:1 रेशियो में है, तो एवरेज जो है ना 2:1 के हिसाब से ही निकलता है। तो ये वैल्यू आ रही है 12 + 4 यानी 16/3, ये वैल्यू 16/3 और ये वैल्यू 5.3, ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तुम देख सकते हो इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स है ना, तो एवरेज अब 5 नहीं आ रहा है, 5 से थोड़ा इधर शिफ्ट कर गया है। ठीक है, अंडरस्टूड है। उसी तरह से अगर फंक्शन में भी हमारा जो टाइम वैरिंग फंक्शन है वो ऐसा ना हो, मान लो t/3 टाइम के लिए वो कुछ ऐसा हो, और बाकी 2t/3 के लिए उसकी वैल्यू कुछ अलग हो। अगर अनइक्वल सैंपल साइज है, ठीक है, ये मान लो t/3 है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये t/3 का है, ये वाला जो पार्ट है 2t/3 है, तो एवरेज वैल्यू इस बार कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे ये 1:2 है, तो एवरेज वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको कुछ भी मान लो,
या t/3 भी रहने दोगे तो चलेगा। मैं तो डायरेक्टली ऐसे करता, 1 × 10 + 2 × 8/3। ठीक है, सीधा प्रोपोर्शन के हिसाब से तुम वेटेड एवरेज ले लो, वरना तुम चाहो तो 10 मल्टीप्लाइड बाई t/3 कर दे, t/3 टाइम के लिए, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2t/3 कर दे अपॉन टोटल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पॉइंट तो ये है कि अगर फंक्शन के मतलब हमारा जो टाइम वैरिंग फंक्शन है वो अलग अलग नेचर का है और अलग अलग पार्ट के लिए तुम्हें अलग से एवरेज पता है, तो पूरे फंक्शन के लिए एक बार में एवरेज लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, अब इससे अलग है। अब दूसरा पॉइंट है, इससे अलग दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट अस से, कैसे बता इसका अच्छा एग्जाम्पल भी लेना पड़ेगा। चलो वैसे पहले थ्योरी वाइज बताता हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ। x + y है, ठीक है, तो z की जो एवरेज वैल्यू होगी, अगर z की वैल्यू x + y है तो z की जो एवरेज वैल्यू होगी वो x की एवरेज वैल्यू प्लस y की एवरेज वैल्यू है। इसको मैथमेटिकली तुम जस्टिफाई कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा हूँ, इसको थोड़ा फंडामेंटली बता सकते हो कि ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है। अगर कोई क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का सम है, तो ये जो फाइनल क्वांटिटी है ना, वो की जो एवरेज वैल्यू है वो इन दोनों की एवरेज वैल्यूज के सम के इक्वल होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम दो अलग अलग फंक्शन को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें केयरफुल रहना, ये एक ही फंक्शन है, तो उसकी वैल्यूज अलग अलग तरीके से एक पार्ट में दूसरे पार्ट में वेरी हो रही है, तो ओवरऑल एवरेज वैल्यू यूं निकालते हैं वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर दो अलग अलग फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एवरेज वैल्यू पहले की दूसरे की ऐड करके हमें फाइनल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू मिलेगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, z की एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, कि हम बोलेंगे z1 + z2 + z3 सारी वैल्यूज को, ठीक है, बेसिक टर्म्स में समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। और z का मतलब क्या है, वो x1 + x2 सॉरी x1 + y1 है, z1 का मतलब, और z2 का मतलब क्या है, x2 + y2 है, ये ऐड होगा। और तुम देख सकते हो ये जो एक्सप्रेशन है x1 + x2 + x3, ये एक साइड ऐड हो जाएगा, और y1 + y2 + y3 ये अलग ऐड हो जाएगा, और ये एवरेज वैल्यू ऑफ x1 एवरेज वैल्यू ऑफ x2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का सम है, तो इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू होगी वो दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस के सम के, दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस के एवरेजेस के सम के इक्वल होगी। ठीक है, बस ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरेजिंग से रिलेटेड, ये हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब इसमें फाइनल बस लास्ट पॉइंट रह गया है, इसके बाद तुम सारे फंक्शंस की एवरेज वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो सबसे ज्यादा यूज होंगे, उनके लिए हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए। तो उसमें सबसे पहले टाइप का जो कॉमन फंक्शन होगा, पहले साइनसॉइड्स के लिए निकाल लेते हैं, फिर बाद में निकालेंगे हम लोग बाकी टाइप के फंक्शन के लिए। ये तो उसमें साइनसॉइड में साइन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। हमारा फंक्शन है साइन थीटा, तो ये है साइन थीटा। साइन थीटा कैसे निकालें, ठीक है, चार है ना, हाँ चार, ठीक है, ये साइन थीटा है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इसकी एवरेज वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये
साइन थीटा वर्सेस थीटा। अगर हम फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालेंगे, फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू तो जीरो ही होगी, ठीक है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ कैंसिल हो जाए। एवरेज वैल्यू निकालते कैसे, इंटीग्रल वाई डी टी अपॉन टोटल टाइम। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालते हैं, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? ये है 2 पाई और ये है पाई, ठीक है, ये है 1, ये है -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज वैल्यू होगी, एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल, ये वैल्यू होगी इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई 1/पाई, ठीक है। इंटीग्रेट करो, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा? साइन थीटा का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस पाई माइनस कॉस 0 करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी पता है? ये वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी -2 -5, ये वैल्यू आएगी 2/पाई, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए साइनोसॉइडल फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है 2/पाई की। और ये तुम डायरेक्टली भी बता सकते थे, कैसे पता है? क्योंकि कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन होता है ना, ये मैंने पहले पता नहीं तुम्हारी क्लास में शायद बताई होगा कि जो हाफ साइकिल का जो एरिया होता है साइन थीटा के लिए, ये 1 है, ये पाई का मतलब है 3.14 और ये वाली वैल्यू होती है 1.57, ठीक है। तो ये जो हाफ साइकिल का जो एरिया होता है ना, ये पता है कितना होता है? ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, 0 से मतलब ये π/2 तक का जो एरिया होता है ये 1 के इक्वल होता है। और ये वाला भी जो एरिया है ना, ये एग्जैक्टली ये वाला पार्ट भी 1 के इक्वल होता है, दोनों मिला करके टोटल एरिया होता है 2 यूनिट्स। कि तुम सोचोगे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ट्राइंगल जैसा है, तो हाइट तो 1 है, बेस अगर 1 होता तो ट्राइंगल का एरिया होता हाफ बेस हाइट हाफ के इक्वल, लेकिन ये एरिया 1 के इक्वल आ रहा है क्योंकि एक तो बेस भी ज्यादा है और ये ऐसा ट्राइंगल नहीं है, ये थोड़ा ऐसे करके बल जाओ। ये वाला जो पार्ट है ना जो शेड कर रहा हूँ, इसका एरिया एग्जैक्टली 1 है। और वो तुम डायरेक्टली गेस करके बता सकते थे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट अगर 0 से π/2 है, अगर लिमिट 0 से π/2 है तो इंटीग्रेट करने के बाद cos 0 cos π/2 वो 1 के इक्वल ही आनी है। तो क्वार्टर साइकिल का एरिया 1, हाफ साइकिल का एरिया 2। और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? मतलब इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं थी, हम बोलते कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, एरिया अपॉन टाइम इंटरवल। तो एरिया यहाँ पे 2 है, टाइम इंटरवल पाई है, तो एवरेज वैल्यू आती है 2/पाई की। और 2/पाई की वैल्यू होती है लगभग कितनी? तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो एवरेज वैल्यू हाफ से ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? अगर ऐसा ग्राफ होता ना तो तुम सोच सकते थे एवरेज वैल्यू हाफ होती, लेकिन हाफ से ज्यादा एवरेज वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा टाइम तक देखो ये हाफ वाला पॉइंट है, तुम देख सकते हो सिर्फ इतने टाइम के लिए साइन की वैल्यू हाफ से कम है, सिर्फ इतने टाइम के लिए हाफ से कम है, और ज्यादा टाइम के लिए हाफ से ज्यादा है, तो एवरेज वैल्यू जो है ना वो हाफ से ज्यादा होनी चाहिए थी। और वो वैल्यू आ रही है 0.6 समथिंग के इक्वल, ठीक, 6.5 या कुछ भी चेक कर लो कि 2/पाई के इक्वल। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइनसॉइडल फंक्शन के लिए हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू 2/पाई है, और यही एवरेज वैल्यू क्वार्टर साइकिल के लिए भी होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। या एवरेजिंग वाला रूल यूज करो कि इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी जो कि किसी एक की एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 2/पाई, क्वार्टर साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 2/पाई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है। और दूसरा फंक्शन है साइन स्क्वायर फंक्शन। तो साइन स्क्वायर के ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, कंप्लीट साइकिल के लिए ये ग्राफ ड्रॉ। साइन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होगी कंप्लीट साइकिल के लिए? तो साइन थीटा की एवरेज वैल्यू
कंप्लीट फुल साइकिल के लिए 0 होगी, ठीक, क्योंकि वो नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ है। लेकिन ये मैं बनाया था, लेकिन अब क्या करूँ उसको, हमारे लिए ना इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, साइन स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। और चलो हो गया, एक साइकिल बन गया ना। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अब कंप्लीट हो गया। हाँ, तो ये साइन स्क्वायर फंक्शन है, साइन स्क्वायर फंक्शन का हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हाफ साइकिल है, ये फुल साइकिल है। एक्चुअल ग्राफ साइन थीटा का कैसा था तुम्हें पता है, वो कुछ इस तरह का था। स्क्वायर करने से ऊपर आ गया है, ठीक है, स्क्वायर करने से ये वैल्यू ऊपर आ गई है, ठीक है, पॉजिटिव हो गई है, और इसका पीरियड भी जो है ना हाफ हो गया है। ये है 2 पाई। अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लॉट कर दें तो ये वैल्यू है 2 पाई और ये वैल्यू पाई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फुल साइकिल में, वो उतनी ही होगी जितनी की हाफ साइकिल में होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हाफ साइकिल में कितनी होगी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेट करने के बाद साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी होती तो वो इस तरह से करते हैं, ये वैल्यू लिखते, एवरेज वैल्यू होती है एफ टी डी टी इंटीग्रल 1/t, ऐसे ही तो लिखते हैं ना एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे इंटीग्रल ये फंक्शन हमारा साइन स्क्वायर थीटा होता डी थीटा, और यहाँ पे 1/2 पाई कर दो या पाई कर दो, जितने के मान लो पाई तक। चलो फुल साइकिल के लिए करता हूँ, फुल साइकिल के लिए करते तो फुल टाइम इंटरवल लेना पड़ता, हाफ साइकिल के लिए हाफ टाइम इंटरवल। इसको इंटीग्रेट करके तुम्हारा आंसर आ जाता, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों पता है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटी पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 होती है। एवरेजिंग करते हैं तो हम बोलेंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर के 1 ही होनी है, और साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन है, ठीक है। और इन दोनों का सम अगर 1 है तो इनमें से दोनों की एवरेज वैल्यू, चाहे साइन स्क्वायर थीटा लोगे या कॉस स्क्वायर थीटा लोगे, इनकी एवरेज वैल्यू हाफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा था कि जो ये हाफ से ऐसे पास कराते हैं, तो ये मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, ज्यादा टाइम के लिए हाफ से ज्यादा है, कम टाइम के लिए हाफ से कम है, एवरेज वैल्यू हाफ से ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर साइन स्क्वायर फंक्शन को देखते हैं ना, साइन स्क्वायर फंक्शन को अगर देखते हैं तो कुछ ऐसा, तो वो ना बिल्कुल आधे टाइम के लिए ही हाफ से ज्यादा है, आधे टाइम के लिए हाफ से कम है, तो एवरेज वैल्यू बिल्कुल हाफ रहती है। ये वैसे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही एवरेजिंग की थ्योरीज तुम्हें बताता जा रहा हूँ, बिना देखे कि तुम लोग कितना कॉम्प्रिहेंड करो, ठीक है। एनीवे काम की चीज ये है कि साइन थीटा की एवरेज वैल्यू होती है हाफ साइकिल के लिए, मतलब इस पार्ट के लिए या क्वार्टर के लिए भी 2/पाई के इक्वल, और साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है फुल साइकिल के लिए, चाहे तो ले लो। साइन स्क्वायर थीटा में अच्छी बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू चाहो तो तुम फुल साइकिल के लिए निकालो यहाँ से यहाँ तक, या तो हाफ साइकिल के लिए निकालो, या तो क्वार्टर के लिए निकालो। वैसे साइन स्क्वायर के लिए 1 साइकिल ये वाला पार्ट कहलाएगा, ठीक है। एनीवे इस पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू,
या फिर इन दोनों को मिला करके एवरेज वैल्यू, या इस पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये सारे पार्ट्स आइडेंटिकल हैं, इन सब की एवरेज वैल्यू सेम होगी और वो होगी हाफ के इक्वल। ठीक है, तुम इसकी शेप को देख के बता सकते हो ना कि ये आधा पार्ट हाफ से ऊपर, आधा पार्ट हाफ से नीचे है, तो एवरेज वैल्यू हाफ आती है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, एक पॉइंट और सुन लो, इतने पॉइंट्स पेशेंस से सुना है। ठीक है, मुझे लगता है पता नहीं क्यों तुम्हारी क्लास में मैं जैसे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, उसका क्या रीज़न है? या तो मुझे लिखने में, ड्राइंग करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरे टाइप का फंक्शन है लीनियर फंक्शन, तीसरे टाइप का फंक्शन है पैराबोलिक फंक्शन, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, तुम लोग बस गेस करना, इनकी वैल्यूज गेस करना। और तीसरे टाइप का फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन थोड़ा और इस तरह का, कुछ ऐसे होगा और ज्यादा। ठीक है, लेट अस से ये y, ये y है और ये कोई भी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए हमें हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट ये है, उस टाइम पीरियड में फंक्शन की जो पीक वैल्यू उसको मैं ए एज्यूम कर रहा हूँ, ये ए है। लीनियर फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं डेफिनेशन यूज करके, निकालो जरा, इंटीग्रल वाई डी टी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, इसके लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू की आती है यहाँ पर एवरेज वैल्यू कितनी आएगी पता है? वो तो ए के इक्वल आएगी, तो इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। दूसरे केस में एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, कैसे कैलकुलेट, एरिया देखते हैं, या तो इंटीग्रेट करो, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। एरिया की वैल्यू है हाफ ए टी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल टी। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू a/2 के इक्वल आएगी। थोड़ा फंक्शन को भी देख करके तुम फील कर पा रहे होगे कि एवरेज वैल्यू a/2 क्यों आ रही है, क्योंकि ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो मिड पॉइंट है ना वही एवरेज वैल्यू। ठीक है, थर्ड फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी, गेस कर सकते हो कितनी होगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गेस नहीं कर सकते हो तो हमारे पास हम लिखेंगे, ये फंक्शन कैसा होगा, ये इस तरह का फंक्शन है टी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि पैराबोलिक है तो टी स्क्वायर है, और टी की वैल्यू जब कैपिटल टी पुट करते हैं तो वैल्यू आती है ए की इक्वल। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन, ये है वाई की वैल्यू। ठीक है, या मैं थोड़ा और आसान काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें इतना। मान लो सबका एम्पलीट्यूड 1 है, अगर ये सारी वैल्यूज 1 है तो एवरेज वैल्यू इस केस में बता सकते हो कितनी कितनी होगी? ये एवरेज वैल्यू आ रही है 1, ये वैल्यू आ रही है हाफ, और यहाँ पर एवरेज वैल्यू क्या आएगी पता है? एवरेज वैल्यू यहाँ पे वैसे क्या लगता है, हाफ से ज्यादा आएगी या कम आएगी? ठीक है, यहाँ पे तो एवरेज वैल्यू हाफ है, लेकिन यहाँ पे एवरेज वैल्यू हाफ से ज्यादा या कम? एवरेज वैल्यू हाफ से कम आनी चाहिए, क्योंकि ये बाई की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा टाइम तक हाफ से कम वैल्यू है। ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज निकालेंगे तो हाफ से कम आएगी। ठीक है, और हाफ से कम कितनी आएगी अगर इसको तुम सॉल्व करते हो? यहाँ पे इंटीग्रल टी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और इसमें लिमिट्स हम पुट करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट है, मान लो कि टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रल, ठीक है, 0 से टी। इंटीग्रल करने के बाद ये टी क्यूब अपॉन 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/t लेना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे ना तो 1/3 आएगा। अगर तुम प्रॉपर लिमिट्स और प्रॉपर कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करोगे कि इसका एरिया कितना होता है, ये
अच्छा मैं भी क्या कर रहा हूँ, इतना तुम्हें वैल्यूज क्यों दे रहा हूँ? मैं तो तुम्हें डायरेक्टली पूछ सकता था कि ये y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब मान लो तुम्हें ये 1 तक ना, ये वैल्यू कुछ भी हो, मुझे क्या मतलब है, ये 1 तक एवरेज वैल्यू निकाले तो ये एरिया निकालते थे। तुम्हें याद है इसकी वैल्यू कितनी आती थी? एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल 0 से 1 तक, ठीक है, वो वैल्यू x³ थी और लिमिट्स पुट करते थे 1/3 आती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसकी एवरेज वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1/3। और उसी तरह से ये y की अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो ये वैल्यू आएगी 1/4। तो मेरा पर्पस ये था ये एग्जांपल्स लेने का कि अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर लीनियर फंक्शन है तो एवरेज वैल्यू सेम वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट फंक्शन है तो एवरेज वैल्यू 1। और अगर ये लीनियरली इंक्रीज होकर के 1 तक पहुंचा है तो एवरेज वैल्यू हाफ होगी। अगर ये क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होकर के 1 तक पहुंचा है तो एवरेज वैल्यू 1/3 होगी, ठीक है। मतलब उस फंक्शन को देखो और उस फंक्शन में देखो कि टाइम का कोफिशिएंट क्या, अगर ये लीनियर फंक्शन हुआ तो इसकी एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ हो जाएगी। अगर टी स्क्वायर हुआ तो एवरेज वैल्यू 1/3 हो जाएगी, और अगर टी क्यूब हुआ तो एवरेज वैल्यू 1/4 होगी। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तब तो 1 आएगी वैल्यू, टी आएगी वैल्यू। अगर टी को इंटीग्रेट करते हैं t²/2, वहां से ये हाफ आ जा रहा है। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3, यहाँ से 1/3 आएगा। टी क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/4। ठीक है, बस अब सब कुछ हो चुका है। अब कोई भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी, तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एवरेजिंग कोई बात नहीं, अगर एक दिन मान लो तुमने आधा घंटा टाइम स्पेंड किया ज्यादा, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट सोचो, तुम्हारे नीट के ये एवरेजिंग वाले क्वेश्चंस हो गए हमेशा के लिए। जब भी जितने भी टेस्ट दोगे उसमें एवरेजिंग वाला क्वेश्चन आएगा, तुम 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वोल्टेज जो है ना कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया हमारा जो वोल्टेज है वो इस तरह से साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, साइनसॉइडली वैरी कर रहा है, ठीक है। और ये पीक वैल्यू V0 है। तो इसमें बोला जा रहा है वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बताओ कितनी होगी, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी होगी, और वोल्टेज की RMS वैल्यू कितनी होगी। दोनों चीजें कैलकुलेट करें। पहले तो एवरेज वैल्यू बताओ, तो एवरेज वैल्यू कितने टाइम की, ये तो साइनसॉइडल फंक्शन है, इसके लिए सारी चीजें पता है। अगर हमें बोला जा रहा है फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें बोला जा रहा है हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 2/5, ठीक है। एवरेज वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये एवरेज वैल्यू अगर हाफ साइकिल है तो ये 2/5, और अगर फुल साइकिल है तो ये वैल्यू 0। RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो RMS वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि RMS वैल्यू क्या होती है। RMS वैल्यू का मतलब होता है कि पहले फंक्शन को स्क्वायर करो, रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम फंक्शन को स्क्वायर लेते हैं, फिर उसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं। तो एक तरह से RMS वैल्यू भी ना एवरेज वैल्यू ही होती है, लेकिन स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू। क्योंकि तुम्हें एवरेज वैल्यू निकालने आता है, क्योंकि तुम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, तो तुम स्क्वायर की भी एवरेज वैल्यू निकाल करके RMS वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले हम स्क्वायर करेंगे फंक्शन को। इसमें यहाँ पे टाइम क्या लिखा है कोई मतलब कोई लिखने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली फंक्शन के नेचर को देख करके एवरेज वैल्यू बता सकते हो, क्योंकि फंक्शन का नेचर डिसाइड करता है एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर हमें RMS वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैं भूल गया एक पॉइंट बताना, ये जो वाई एक्सिस है ना इसको हम हमेशा इग्नोर करेंगे, और हमेशा पहले एवरेज वैल्यू या RMS वैल्यू निकालने के लिए
ये 1 मान करके एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और जो भी फाइनल वैल्यू आ गई, अब उस फाइनल वैल्यू में से यहाँ पर अगर V0 था तो V0 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर हम हर एक वैल्यू को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये V0 का मतलब यही है ना, हर वैल्यू V0 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो अगर हर वैल्यू को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एवरेज वैल्यू भी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अग्रीड, मतलब सारी वैल्यूज को 10 टाइम्स कर दिया तो एवरेज वैल्यू भी 10 टाइम्स हो जाएगी। तो हम 1 मान करके एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और फाइनल वैल्यू में, फाइनल एवरेज वैल्यू में ये V0 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं RMS वैल्यू पे। तो RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। तो पहले हम मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर करने के बाद एवरेजिंग कर लेते हैं, और फाइनल स्टेज में जाके रूट, अंडर रूट ले लेंगे। यहाँ पे बताओ RMS वैल्यू क्या होगी? तो RMS वैल्यू के लिए हमें पहले इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये साइन फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे तो ग्राफ बता दिया गया, अगर ग्राफ नहीं होता सिर्फ फंक्शन के फॉर्म में होता तब भी बता सकते थे। हम बोलेंगे कि साइन स्क्वायर फंक्शन है, साइन स्क्वायर फंक्शन के लिए फुल साइकिल, हाफ साइकिल, इसके लिए एवरेज वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमारे फंक्शन के लिए, दोनों फुल और हाफ दोनों के लिए, मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है, मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आ रही है? वो हाफ के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर फंक्शन है ना। अरे फिर से सुनो, वोल्टेज साइनसॉइडल फंक्शन है, वोल्टेज स्क्वायर साइन स्क्वायर फंक्शन है। तो वोल्टेज स्क्वायर का अगर मीन लेंगे तो ये मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाएगी, और वोल्टेज स्क्वायर की मीन वैल्यू का मतलब है साइन स्क्वायर की मीन वैल्यू, और साइन स्क्वायर की मीन वैल्यू हमें पता है हाफ है, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें रूट मीन स्क्वायर निकालनी है। ये मीन स्क्वायर वैल्यू इसका अंडर रूट ले लो तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई। तो हम बोलेंगे VRMS जो होगा ना, वो 1/√2 होगा, अगर पीक वैल्यू 1 है। लेकिन अगर पीक वैल्यू V0 है तो हमें लास्ट स्टेज में जाके बस V0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू V0/√2 होती है, एवरेज वैल्यू 2/π टाइम्स V0 की इक्वल होती है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो तुमने पता कर लिया। मैं कह रहा हूँ इसी तरह से तुम हर फंक्शन के लिए पता कर सकते हो। यकीन नहीं आता है तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ये हमारा फंक्शन है ऐसा, सीसॉ फंक्शन, कुछ इस तरह से। देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। पहले तो मैं चाहता हूँ कि तुम ही लोगों को ये सॉल्व करने को बोलूं। कैसा भी फंक्शन होगा ना, तुम बता सकते हो कि एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू क्या होगी। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और पीक वैल्यू I0 है। एवरेज वैल्यू निकालनी है हाफ साइकिल के लिए। इसमें एक साइकिल का मतलब, साइकिल तो समझ में आता है ना, मतलब जो भी पार्ट रिपीट हो रहा है वहां तक एक साइकिल कहलाएगा। तो ये एक साइकिल है। इसमें अगर एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी तो यहाँ पर भी एवरेज वैल्यू कितनी होगी पता है? एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ये कितनी होगी? 0, ठीक, यहाँ तक ये T है, तो 2T। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी? हाफ साइकिल मतलब यहाँ तक, हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं। हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी बता सकते हो? पहले इसको छोड़ दो, ये अगर 1 है, ये लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू हमें पता है। इस पार्ट को देखो, और इस पार्ट को देख करके बोल सकते हैं ना, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू हमें पता है कितनी है, हाफ के इक्वल। तो हम बोलेंगे अगर ये 1 होता तो एवरेज वैल्यू हम हाफ लिखते, हाफ साइकिल की। लेकिन यहाँ पे I0 है तो एवरेज वैल्यू I0/2 हो जाएगी। सेम फैक्टर से हमें फाइनल रिजल्ट में I0 मल्टीप्लाई। अब RMS वैल्यू पर आते हैं, ठीक है, RMS वैल्यू पर आते हैं। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो RMS वैल्यू निकालने के लिए हमें फुल साइकिल के लिए RMS वैल्यू पूछा गया। थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा, ये अगर लीनियरली वैरी कर रहा है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे ना तो वो पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ये भी लीनियर है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी
लीनियर है तो क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन उसकी जो शेप है ना कुछ ऐसी हो जाएगी। मुझे देख करके बताओ कि गिवन फंक्शन का जो स्क्वायर फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, वो स्केल भी होगा, हालांकि ये आई नॉट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 1 है, तब के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, हमें 1 के लिए सॉल्व करना है, 1 के लिए कर लिया तो लास्ट में आई नॉट 1, ये फंक्शन होगा स्क्वायर फंक्शन। अग्री? स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू कितनी निकाले? तुम सोचोगे यहाँ पे तो 2 पार्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पार्ट के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी ना वही इस पार्ट के लिए भी एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम सिर्फ इस पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे और वही बोल देंगे फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू। अग्री? तो इस वाले पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं। स्क्वायर करने के बाद ये लीनियर फंक्शन का स्क्वायर किया है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की एवरेज वैल्यू हमें पता है, हम बता सकते हैं। हम मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी पता है? मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही है ये क्वाड्रेटिक का मतलब टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को इंटीग्रेट किया 1/3, तो ये वैल्यू 1/3 होगी। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी? आरएमएस वैल्यू वो होगी 1/√3। इसका मतलब है गिवन फंक्शन के लिए आरएमएस वैल्यू होगी 1/√3, अगर पीक वैल्यू 1 है तो। आई आरएमएस की वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए 1/√3, लेकिन पीक वैल्यू आई नॉट है, I0/√3। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब कोई भी फंक्शन तुम ट्राई करो, कोई भी फंक्शन ट्राई करो, मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ, हर फंक्शन को तुम एक एक एग्जाम्पल, बस मैं ये लास्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अपने से ट्राई करना, ये जो जितने पॉइंट्स बताएं उसी को यूज करके तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेट भी कर सकते हो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन निकाल के, या अगर फंक्शन दिया है तो उसको इंटीग्रेट, लेकिन वो काफी लेंदी होगा मेरे हिसाब से। हाँ, मैं थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन बना रहा हूँ अपने से, ये कुछ ऐसा फंक्शन है। ठीक है, और फिर ये पार्ट ऐसे रिपीट हो रहा है। ये है, ठीक है, ये I0 है, टाइम है कैपिटल T। कैलकुलेट करो पहले एक, यहाँ पे फुल साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए तो अलग अलग, फुल साइकिल के लिए बताना है कि एवरेज वैल्यू कितनी होगी, और फुल साइकिल के लिए बतानी है कि आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ पे, जल्दी से इसका आंसर निकाल लो, फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं। और तुम जा करके ना ये एवरेज आरएमएस वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। इसकी इसके लिए हमें हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ फुल साइकिल के लिए बताना है एवरेज वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी, यहाँ पे तो नेगेटिव हाफ है ही नहीं। फुल साइकिल के लिए एवरेज, फुल साइकिल के लिए आरएमएस। टाइम आया आंसर? एवरेज वैल्यू कितनी आई उबैर? अच्छा, ये सब जो पॉइंट्स बताए वो तुम लोग समझे हो ना, मतलब मैं थोड़ा जल्दी बताया हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा पॉइंट्स है एवरेजिंग वाले में, ये सब जो पॉइंट्स बताए हैं। आशिक, तुम क्लास अटेंड कर रहे हो ना?
आशिक चला गया क्या? अच्छा हो तो क्या हुआ आशिक, सॉल्व हुआ? ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, देखो अच्छे से। ये मोस्ट जनरल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लोगे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले हम सोचेंगे एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम सोचेंगे इसमें ना दो अलग अलग टाइप का फंक्शन है, ये वाला अलग फंक्शन है, ये वाला अलग फंक्शन। इसके लिए हम एवरेज वैल्यू अकेले निकाल सकते हैं, इसके लिए एवरेज वैल्यू अकेले निकाल सकते हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शन है, ठीक है, अलग अलग पार्ट के लिए। तो मैं कह रहा हूँ इस पार्ट का एवरेज निकाल लेते हैं, इस पार्ट का एवरेज निकाल लेते हैं, और इन दोनों का फिर वेटेज सम कर देंगे, तो हमें फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। और एवरेज वैल्यू निकालने से पहले मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि इसे देख करके मुझे प्रॉब्लम होती है। ये 1 के लिए मैं एवरेज वैल्यू निकालूंगा। स्टार्ट करते हैं। ये इधर वाले पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू कितनी है? हाफ, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। इधर वाले पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू कितनी है? ये तो हर जगह 1 है, एवरेज वैल्यू 1 है। तो ओवरऑल कंबाइंड एवरेज वैल्यू कितनी है? कंबाइंड एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये दोनों इक्वल, अगर ऐसा रहता ना, इस तरह इक्वल इक्वल रहता, तब तो फिर हम a+b/2 करते, ठीक है, मीन लेते हैं। क्योंकि ये मतलब अलग अलग टाइम टाइम इंटरवल है, तो ये 1:2 के रेशियो में है। मैं ये अभी एक्सप्लेन किया हूँ, तुम लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन हाफ प्लस 2 × 1/3, और ये कंबाइंड एवरेज की वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू कितनी होगी? 2 + हाफ का मतलब है 5/2, ठीक है, और ये 5/6। चेक करो। तो हमें करंट की एवरेज वैल्यू पता चल गई, इस फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है 5/6, ठीक है। एवरेज वैल्यू हम लिखेंगे 5/6, लेकिन कब के लिए? जब पीक 1 है और I0 पीक होगा, तो ये पीक वैल्यू लिखेंगे बस। 1 से कम तो होनी चाहिए थी, मतलब एवरेज वैल्यू I0 से कम तो होनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि यहाँ तक तो 1 है, लेकिन बाकी टाइम में तो 1 से कम है वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू 1 से कम होगी। कितनी होगी वो? 5/6 टाइम। RMS वैल्यू निकालते हैं जरा, RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करने के बाद फिर एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, और फाइनली अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो पहले फुल साइकिल के लिए मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, कि मतलब स्क्वायर करते हैं और फिर उसका मीन लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद ये 1 है ना, तो स्क्वायर करने के बाद मैं कह रहा हूँ ये वाला पार्ट तो ऐसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है कुछ नहीं हो जाएगा ऐसे। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये मार्कर से जो ये ग्राफ बनाया, ये वाला, ये स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ है। तो हमें स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, और फिर जाके रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू, इस पार्ट में स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू 1 ही है, और इस पार्ट में स्क्वायर फंक्शन की एवरेज वैल्यू 1/3 है। तो स्क्वायर फंक्शन की जो कंबाइंड एवरेज है, स्क्वायर स्क्वायर फंक्शन की जो कंबाइंड एवरेज वैल्यू है, वो है कितनी होगी? 1/3 टाइम्स 1, क्योंकि 1:2 के रेशियो में है, ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, वेटेड एवरेज ही निकालेंगे हम। 2 × 1/3, तो ये वैल्यू आएगी 1/3, 6, 7/3, और ये वैल्यू आएगी 7/6। चेक करो, सही है? 7 अरे ये 3 है ना, तो ये वैल्यू है 7/9। अब चेक करो, कुछ गलत हुआ तो बताना बोर्ड में, नहीं तो ये रिकॉर्ड हो जाता है, फिर बाद में मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। एक्चुअली इसमें ज़्यादा बेइज्जती तुम्हारी है, क्योंकि इतने सारे लोग नहीं बता पा रहे हो क्लास अटेंड करते टाइम में। तो ये एवरेज वैल्यू आ गई करंट स्क्वायर की, मतलब ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो RMS वैल्यू कितनी होगी? RMS वैल्यू होगी √7/9। तो RMS वैल्यू की
RMS वैल्यू हमें पता चल गई है, वो √7/3। फिर ये इस टाइम में ना मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होने लगता है लेट होने की वजह से। ठीक है, तो ये √7/3 ये RMS वैल्यू हो गई। तो ये तो तब के लिए जब पीक वैल्यू 1 है, और अगर पीक वैल्यू I0 है तो RMS वैल्यू होगी √7I0/3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। इसको देख लो, अगर किसी को कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।